Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the editorial and explained section discussion of Indian Express for 23rd January. और आज के कोट से शुरू करते हैं बाय डॉक्टर हेनरी लिंक. वी जनरेट फियर्स वाइल वी सिट, वी ओवरकम देम बाय एक्शन. तो जब भी हम बैठ के सोचते रहते हैं तो हमें डर ज़्यादा लगता है, कैसे होगा, मेरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा एग्ज़ाम, और रिजल्ट क्या आएगा. और जैसे ही हम एक्शन मोड में आते हैं, उस चीज़ के ऊपर वर्क करना शुरू करते हैं, आपने देखा होगा आपका पढ़ते पढ़ते कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगता है, आपका डर खत्म होने लगता है. इसलिए स्टार्ट डूइंग एंड स्टॉप थिंकिंग. ओके, और अब आज के एडिटोरियल के साथ में हम शुरू करते हैं. तो पहला जो एडिटोरियल आया है फूड मैथ्स. ओके, तो इसमें एक्चुअली दो इम्बैलेंसेस की बात की गई है. हमारी जो सीरियल इकोनॉमी है उसके ऊपर लेकर, हमारे एग्रीकल्चर को लेके. एक तो इम्बैलेंस हम देखेंगे प्रोडक्शन वर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन का, और दूसरा इम्बैलेंस देखेंगे प्रोडक्शन वर्सेस कंजम्पशन का. ओके, तो यहाँ पे जो पैराडॉक्स की बात की गई है, हंगर अमिडस्ट प्लेंटी. ओके, हंगर कुछ होते हुए भी हंगर होना. ओके, तो अब यहाँ पे देखा है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब फूड इनटेक जो है वो अभी हमारा बहुत कम हो गया, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टर्म्स दोनों में. तो इसके ऊपर एक सर्वे आया था हंगर वॉच का. ओके, तो हंगर वॉच का सर्वे किसने किया था? इट वाज कैरिड आउट बाय आशा, दैट इज अन्न सुरक्षा अधिकार अभियान इन गुजरात. और इसने हंगर सिचुएशन को देखा था, खासकर अभी लॉकडाउन पीरियड में, अमंग्स द वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़. ठीक है, तो खासकर वल्नरेबल कम्युनिटीज़ और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ में देखा गया था हंगर का क्या सिचुएशन है. और ये गुजरात की अभियान, ये था आशा अन्न सुरक्षा अधिकार अभियान. ठीक है, तो इसमें पाया गया था कि फूड सिक्योरिटी अभी, इनसिक्योरिटी अभी लॉकडाउन के बाद भी चल रही है, और खासकर इनफॉर्मल वर्कर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप्स फेस कर रहे हैं. ओके, तो अब यहाँ पे जो इम्बैलेंस वो देख लेते हैं. तो बहुत ज़्यादा सीरियल स्टॉक्स जो हैं, खासकर राइस और वीट, वो अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे आ गए हैं, और खासकर आगे 2021 में भी इनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने जा रहा है. तो इसलिए यहाँ पे पहले इम्बैलेंस की बात की गई है, दैट इज़ प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच का जो इम्बैलेंस है. ठीक है, तो सीरियल प्रोक्योरमेंट देखा गया था अभी फूड ग्रेन बुलेटिन के टाइम पे कि 2017-18 में 70 मिलियन था, और ऐसे 10-10 मिलियन करके इस बार 100 मिलियन, 19-20 में 90 मिलियन था, और 100 मिलियन टन इस बार पहुंच गया था. ओके, और अगर हम सीरियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और दूसरी वेलफेयर स्कीम्स के अराउंड, तो उसमें 60 मिलियन टन्स पे ही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रुक गया है. सीरियल्स की बात कर रहे हैं. ओके, तो अब ऑब्वियस ही बात है, दोनों के अलग अलग इंडिपेंडेंट फोर्सेस है. प्रोक्योरमेंट जो होता है वो एमएसपी के थ्रू होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के थ्रू, और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो एनएफएसए यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के नॉर्म्स के थ्रू होता है. ओके, तो प्लानिंग कमीशन ने ये कहा था कि आप है ना, जो अपर बाउंड आप 60 मिलियन टन पे आप उसको फिक्स कर दो कि एनएफएसए की रिक्वायरमेंट रहेगी. तो अब वो तो वहीं पे ही स्टैग्नेट हो गया है, लेकिन प्रोक्योरमेंट जो है वो 50% से भी ज़्यादा बढ़ गया है. तो अब क्या हुआ कि 2020 में लॉकडाउन के टाइम पे हमने पीडीएस राशन वगैरह बहुत ज़्यादा दिया था, खासकर जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आई थी उसके थ्रू हमने 5 kg पर पर्सन एडिशनल हमने दिया था. तो अभी तो हमारा स्टॉक इतना नहीं हुआ, लेकिन फिर से अब ये इस योजना को डिसकंटिन्यू किया गया है, तो फिर से हम देखेंगे कि स्टॉक्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, तो अब ऑथर ने इन्हीं पॉइंट्स के अलॉन्ग अब बात करी. सबसे पहले इन्होंने ये सर्वे के बारे में बताया, फिर इन्होंने इस इम्बैलेंस के बारे में बताया. अब ये यहाँ पे बता रहे क्या इस गैप को किसी तरीके से क्लोज किया जा सकता है. तो इनका ये कह रहे हैं कि कोई भी सिंपल तरीका नहीं है इस गैप को बंद करने का, अदर देन एक्सपेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, तो वही बात है कि अभी फार्मर्स को भी, अभी आप देखो तो वो बोल रहे हैं कि हमको हायर एमएसपी दो, और जो एमएसपी अभी यहाँ पे इन लोग ने अभी बात भी करी हुई है लॉज में भी, तो उसमें भी यही कह रहे हैं कि आप हमको एमएसपी की गारंटी दो. ओके, तो वही है कि
होने वाला नहीं है। और इसके अलावा अगर एक्सपोर्ट भी होता है तो एक्सपोर्ट को भी हमको उसमें भी हमको बहुत ज़्यादा उसको सब्सिडाइज करना पड़ेगा, ठीक है। और क्योंकि जो हमारे MSPs हैं वो वर्ल्ड प्राइसेस से भी ज़्यादा हैं, तो इस वजह से हो सकता है कि हमको उसमें भी सब्सिडी देनी पड़े। अब अगर बात करें स्टॉक की, अगर उसको कैटल फीड की तरह हम देने की कोशिश करें तो उसके लिए भी हमको अलग से सब्सिडी देनी पड़ेगी, ओके, और जिसको भी हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो कुल मिला के बात यह है कि कोई भी सेंसलेस। तो क्वेश्चन ये है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंड करने की बात क्यों कर रहे हैं। तो इसका हमने आपको पहली चीज़ तो आपको ये बता दी कि हमारे पास में कोई भी सेंसिबल ऑल्टरनेटिव नहीं है। दूसरी दिक्कत ये है कि हमको हमारे फूड सिक्योरिटी नेट को भी कंसोलिडेट करना है, कोई भी इस तरीके की फिर से क्राइसिस सिचुएशन आती है तो इस वजह से हमारे पास में बेस्ट सोल्यूशन यही है कि हम हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को और ज़्यादा एक्सपेंड करें। नेक्स्ट, अब इसमें ऑथर ने बताया है कि हम किस तरीके से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी कि इसके सॉल्यूशन बताए हैं इन्होंने। तो यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस यहाँ बताए गए हैं, आप देख सकते हैं। पहली बात इन्होंने कही है कि अंत्योदय प्रोग्राम जो है उसको आप और ज़्यादा एक्सपेंड करो। और दूसरा इन्होंने कहा है कि जो NFSA का कवरेज किया जाता है उसमें आप अपने पॉपुलेशन फिगर्स को अपडेट करो, ओके। और उसके बाद में जो मंथली सीरियल राशन दिया जाता है उसको भी आप 5 kg पर पर्सन के लिए दो। और साथ में जो आपका यूनिवर्सल PDS सिस्टम है, PDS को आप अपने यूनिवर्सलाइज करो, रूरल एरियाज़ में भी जाए और अर्बन स्लम्स में भी जाए, फाइन। तो इसी से अगर आप इसको यूनिवर्सलाइज भी कर देते हो PDS को, और उसको आप NFSA के रेट्स पे यानी 5 किलो पर पर्सन आप हर महीने दे ही रहे हो, तो उसमें भी आपका 15-20 मिलियन टन का एक्स्ट्रा एलोकेशन जाएगा। तो अभी जो हमारा गैप है हमने देखा वो कितना है कि प्रोक्योरमेंट हमारा करीब 100 मिलियन टन तक हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन हमारा स्टैग्नेट हो गया है 16 मिलियन टन पे, तो 40 का गैप है। तो अगर हम इतना भी करेंगे तो कम से कम आधा हमारा गैप जो है वो भर जाएगा, फाइन। अब दूसरी अप्रोच इन्होंने कही है कि NFSA जो एलोकेशंस है उसको आप स्टेट वाइज बांट दो बाय फिक्स परसेंटेज। मान लो 20% दे दिया आपने, स्टेट वाइज आपने NFSA एलोकेट कर दिया। अब स्टेट्स खुद डिसाइड करें कि उनको किस तरीके से PDS फ्रेमवर्क में रह के और ये एडिशनल कोटा को यूज करना है। तो 2 सोल्यूशन दिए इन्होंने कुल मिला के, या तो आप एक्सपैंड करो और पर पर्सन दिया जाए NFSA और PDS के अंडर, दूसरा स्टेट वाइज आप कर दो। अब ये बात हो गई, हमने पहले इम्बैलेंस की बात करी प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन की। अब दूसरा जो इम्बैलेंस यहाँ पे ऑथर ने डिस्कस किया है वो है प्रोडक्शन वर्सेस कंजम्पशन, फाइन। तो यहाँ पे फिर से इन्होंने कुछ डेटा दिया हुआ है कि जो सीरियल प्रोडक्शन है वो हमारा करीब 250 मिलियन टन रहा है हर साल, और इस साल जो है वो 280 मिलियन टन को क्रॉस कर गया है। फिर से इन्होंने एक सर्वे की बात की है, IHDS सर्वे, इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे। तो इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे जो है ये 2 बार हो चुका है, 2004-05 में और 11-12 में। यहाँ पे सेकेंड डेटा की बात की गई है कि जो एवरेज सीरियल कंजम्पशन था वो हर इंसान का 12 किलो से भी कम था, यानी सीरियल कंजम्पशन हमारा कम हो रहा है और प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा हो रहा है, फाइन। ISDS के बारे में आपको और बता दें, इसको ये एक नेशनली रिप्रेजेंटेटिव मल्टी टॉपिक सर्वे है, फाइन, और इसको NCAER कंडक्ट करता है, ओके। तो अब ये NCAER के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फाइन। अब ये जो इम्बैलेंस है इसका भी मेन क्यों हुआ है, ये प्रोडक्शन ज़्यादा क्यों हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे अब ऑथर ने टारगेट किया है हमारा जो सब्सिडाइज्ड प्रोक्योरमेंट चलता है राइस और वीट को लेके, उस सब्सिडीज़ के ऊपर इन्होंने टारगेट किया है कि जब हमने सब्सिडी शुरू करी थी तो उस टाइम पे उसका एक पर्पस था कि हमारे पास में सीरियल का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज था which was posing a danger to our population, fine। लेकिन आज इसका सेंस कम है, तो इस वजह से हमको डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है, फाइन। तो ये अब इन्होंने सोल्यूशन बताए हैं कि उस टाइम पे हमने सब्सिडी क्यों दी थी, लेकिन आज उन सब्सिडाइज प्रोग्राम का यूज़ नहीं है, आज हमको डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे इन्होंने अब इस इम्बैलेंस के लिए 2-3 सोल्यूशंस बताए हैं। पहला, एग्रीकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन, जिससे क्या होगा कि न्यूट्रिशियस क्रॉप्स हम ग्रो करेंगे, मिलेट्स, पल्स
ऑयल सीड्स और वेजिटेबल्स। तो इससे ना केवल न्यूट्रिशन बढ़ेगा बल्कि सस्टेनेबिलिटी और इक्विटी भी बढ़ेगी। दूसरी इन्होंने बात करी है बैलेंस्ड सब्सिडीज की, तो ये टर्म आप नोट कर सकते हैं। बैलेंस सब्सिडीज की इन्होंने बात करी है कि इंस्टेड ऑफ राइस एंड व्हीट, अब आप जो सब्सिडी दे रहे हो वो आप पल्सेस को दो और पल्सेस को आप अपने पीडीएस में भी इंक्लूड करो। और इसका हम ऑलरेडी एग्जांपल देख चुके हैं। यही प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण अन्न योजना थी 2020 की, लॉकडाउन के टाइम पे हमने देखा था कि खासकर गरीब जो लोग हैं और एनवायरनमेंट के लिए पल्सेस का जो प्रोक्योरमेंट किया गया था, इट डिड वंडर्स। और इसके अलावा इन्होंने कहा है कि डाइवर्सिफिकेशन आप दूसरे फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सपोर्ट का भी कर सकते हो, जैसे मार्केटिंग अरेंजमेंट, क्रेडिट फैसिलिटीज, इन सब चीज़ों का डाइवर्सिफिकेशन करो, साइंटिफिक एडवाइस देने का। ओके, तो कुल मिला के फाइनली इन्होंने ये कहा है कि इस टाइम पे जो नीड ऑफ द आवर है, इट इज़ टू एक्सपैंड डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाया जाए और साथ में दूसरे इम्बैलेंस को हमको उसको बैलेंस करने के लिए हम ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन वगैरह करें। ठीक है, तो इफ़ वी फेल इन दिस, तो ऑब्वियसली फिर से हमारे पास में वेस्टफुल स्टॉक हो जाएगा, ज़्यादा प्रोक्योरमेंट और ज़्यादा प्रोडक्शन करके, और दिस वुड बी अ नेक्स्ट राउंड। एक बार हम क्लियर कर चुके हैं लॉकडाउन के टाइम पे, बट नाउ अगेन दिस वुड लीड टू स्टॉक अक्यूमुलेशन। और वही है कि गरीब लोग भी अपनी फैमिली को अच्छा प्रॉपर न्यूट्रिशियस भी नहीं दे पाएंगे, तो इट इज़ एन इन ऑल लॉस। ओके, तो नेक्स्ट अब एडिटोरियल है द व्हाट्सएप फिक्स। तो देखो, जो रिपीटेड चीज़ें हैं वो हम नहीं डिस्कस करेंगे कि ये व्हाट्सएप ने क्या नया प्राइवेसी का अभी इशू क्रिएट किया हुआ है, और ये सब चीज़ें नहीं देखेंगे। जो अलग फैक्ट्स और कुछ और इश्यूज़ हैं हम इसमें वो डील करेंगे। फाइन, तो व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऐप बन गया था, और ख़ासकर यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि ये पॉपुलर बना था क्योंकि स्टार्टिंग में बाय इट्स वर्च्यू ऑफ प्रोटेक्टिंग द प्राइवेसी, इन्होंने सबसे पहले एंड टू एंड इंक्रिप्शन की बात करी थी। और उस टाइम पे केवल जो एसएमएस और वो वाला हमारा ईमेल वाला सिस्टम चल रहा था, उससे हटके हम आईपी मैसेजिंग पे आए थे। आईपी मैसेजिंग क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू जो ओटीटी ऐप्स होती है, ओवर द टॉप ऐप्स जैसे व्हाट्सएप वगैरह हो गई, तो इंटरनेट के थ्रू जब मैसेजिंग की जाती है और दोनों तरफ से जब होती है, एसएमएस एक ही तरफ से भी हो सकता है, ऐप टू, जैसे एग्जाम्पल इसके टाइप होते हैं, एसएमएस के टाइप होते हैं, P2P यानी दो लोग के बीच में हो सकता है, A2P यानी कोई अथॉरिटी से केवल लोगों के पास में जाए, या फिर P2A भी हो सकता है। फाइन, लेकिन इसमें इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट आईपी मैसेजिंग में आप कर सकते हैं। तो इट एक्चुअली रेवोल्यूशनाइज्ड द मैसेजिंग पर्पस। और अभी करीब व्हाट्सएप के 2 बिलियन यूज़र्स ऑलरेडी हैं, जिसमें से 400 मिलियन तो हमारे इंडिया में ही है। तो हमारे लिए ये इशू इसलिए इतना बड़ा है भी। फाइन, और व्हाट्सएप जो है उसने अपना वही है कि पहले इतना अलग पोजीशन क्रिएट करी है, वो बिल्कुल ऑपोजिट पोजीशन दिखा रहा है। और हालांकि ये पॉपुलर, मतलब इतने सारी चीज़ों से जाने के बावजूद ये काफ़ी पॉपुलर रहा है। फॉर एग्जांपल द पेगासस मेलवेयर एपिसोड। पेगासस मेलवेयर एपिसोड क्या था कि एक्चुअली एक बग आ गया था 2019 में, इसको देखा गया था व्हाट्सएप के कॉलिंग फीचर में, दैट अगर आप कोई कॉल आता है या क्या, तो वो आपके मोबाइल में, एंड्रॉयड में एक बग डाल देते हैं, जो कि फिर आपका पूरा डेटा वगैरह उसमें से निकल जाता है। ओके, और दिस बग was actually this was a malicious code and this spyware was developed by an Israeli company called NSO। तो ये उनके द्वारा बनाया गया था। तो अब आपको यहाँ पे पेगासस के बारे में भी पता चल गया। तो इन सब चीज़ों के बावजूद व्हाट्सएप ने अपना पूरा प्लेटफॉर्म अच्छे से बनाए रखा है, और अब एकदम लेकिन ये अपोजिट स्टैंड ले रहा है, और ये सब कहा है कि अब वो ट्रांजैक्शन डेटा, मोबाइल डिवाइस इंफॉर्मेशन, आईपी एड्रेस, ये सारी चीज़ें शेयर करेगा ऑन हाउ यू इंटरैक्ट विद द बिजनेसेस ऑन व्हाट्सएप। बट इन्होंने जैसे ये भी कहा है कि अगर ऐसा कोई डेटा शेयर होता है तो पहले यूज़र को नोटिफाई किया जाएगा कि जब आप किसी भी बिजनेस से आप जब चैट कर रहे हो, तो उसमें आपको दिखाया जाएगा कि वो बिजनेस फेसबुक पे अपने डेटा करता है या नहीं, और फिर उसके बाद में यूज़र्स के पास में बस ये ऑप्शन रहेगा कि वो उस बिजनेस को ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन ये अब डिफाई करेगा प्रिंसिपल ऑफ पर्पस लिमिटेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ पर्पस लिमिटेशन क्या चीज़ है?
इसका मतलब होता है कि जो पर्सनल डेटा कहा गया है कि एक पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा, आप उस चीज़ के लिए बस ना यूज़ करके किसी और नए इनकम्पैटिबल पर्पस के लिए भी यूज़ करो. ओके, इट स्टेट्स दैट पर्सनल डेटा कलेक्टेड फॉर वन पर्पस शुड नॉट बी यूज फॉर अ न्यू इनकम्पैटिबल पर्पस. दिस इज पर्पस लिमिटेशन. आई होप यू गॉट द कंसेप्ट. सो इसी वजह से मतलब प्राइवेसी कंसर्न्स अभी आ रहे हैं. और फेसबुक का ऐसा नहीं है कि पहली बार है. कैम्ब्रिज एनालिटिका डेटा स्कैम भी हम देख चुके हैं जो 2016 के यूएस इलेक्शंस और ब्रेग्जिट के टाइम पे आया था. ये क्या चीज़ थी? ये डेटा स्कैंडल था जिसमें मिलियंस ऑफ फेसबुक यूजर्स का जो पर्सनल डेटा है वो ऑब्टेन कर लिया गया था विदाउट देयर कंसेंट. और ये महान काम किसने किया था? ब्रिटिश कंसल्टिंग फर्म जो थी कैम्ब्रिज एनालिटिका ने किया था. और खासकर इसको किया था फॉर पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग. फाइन, 2016 के यूएस इलेक्शंस भी हुए थे और ब्रेग्जिट का उस इन सब चीज़ों के लिए इन्होंने यूज़ किया था. तो अब व्हाट्सएप ने अब खैर इस सिचुएशन के लिए अब इन्होंने क्या किया है? पहले तो इन्होंने ये कहा है कि हमको आप पहले क्लैरिफिकेशन दिया है कि इसका कोई भी मिसयूज़ नहीं किया जाएगा और उसके बाद इन्होंने 3 महीने के लिए टाल दिया है. अब इंडियन गवर्नमेंट ने इस पे क्या किया? इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग नोट सेंड किया है और उनको ये लिख के दिया है कि आप है ना इंडियन यूजर्स को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क और वल्नरेबिलिटी में डाल रहे हैं. और इसके लिए इन्होंने रेफर किया है टू पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के. ये भी हमारा अभी बिल आया था पार्लियामेंट में 2019 में और अभी ये डिस्कशन अभी इट इज़ अंडरगोइंग डिस्कशन. तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में भी जो पर्पस लिमिटेशन अभी आपको समझाया उसकी बात की गई है और इसी चीज़ को गवर्नमेंट ने कोट किया है. तो ये जो बिल है इसके प्रोविजंस ये हैं कि कोई भी अगर डेटा किसी इंटरमीडियरी को चाहिए तो उसको एक्सप्लिसिट परमिशन लेनी पड़ेगी यूज़र से जिसका डेटा उस टाइम पे हार्वेस्ट किया जा रहा है. और इसके अलावा ये जो डेटा रहेगा इसको क्लासीफाई भी किया जाएगा. इसमें ये भी प्रोविज़न है कि कौन सा सेंसिटिव पर्सनल डेटा है और कौन सा क्रिटिकल डेटा है, इस तरीके से क्लासीफाई भी किया जाएगा. तो अब ऑथर का कहना है कि अगर मान लो ये बिल आ गया होता ऑलरेडी तो इस तरीके की सिचुएशन आती भी नहीं. तो ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसके लिए भी एक क्लासिक केस है जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्वियसली व्हाट्सएप की कायदे से मोनोपोली है तो वो अपने मोनोपोलिस्टिक पावर को यूज़ कर रही है कुछ ऐसा करने के लिए जो कि वाइड पब्लिक इंटरेस्ट या कंज्यूमर इंटरेस्ट में नहीं है. तो इस वजह से जो टेक जायंट्स हैं उनको और ज़्यादा लीगल और रेगुलेटरी वॉच में रखने की ज़रूरत है क्योंकि हमारी कंट्री का डिजिटल प्रोलिफरेशन अभी बढ़ रहा है. तो डिजिटल टेक जायंट्स और डिजिटल कंपनीज, बिग टेक, ये सारे टर्म्स जो हैं अभी हम कुछ टाइम से देख ही रहे हैं, डेली आ ही रहे हैं इनसे रिलेटेड एडिटोरियल. तो अब ये सारे पॉइंट्स जो हैं एक ही जगह पे ऐड करते जाइएगा. नेक्स्ट लेट्स मूव टू दी आइडियाज़ पेज, होम अलोन. तो अभी ये बेसिकली डील कर रहा है ये आर्टिकल विमेन की सिचुएशंस और जो हायरार्की बिल्डअप हो चुकी है हमारे यहाँ पे जेंडर और कास्ट को लेके, वो दोनों चीज़ों से यहाँ पे डील कर रहा है. तो अब सबसे पहले इन्होंने रेफरेंस लिया है ग्रेट इंडियन किचन, एक मलयालम फिल्म का, और ताशेर घौर, ये बंगाली फिल्म का. ओके, तो यहाँ इन फिल्म और इस दोनों फिल्म्स में यही चीज़ दिखाई गई है कि किचन में और डोमेस्टिक हाउस होल्ड में किस तरीके से विमेन का मतलब एक तरीके से अब्यूज़ कह लो या फिर ये कह लो कि उनको किस तरीके से ट्रैप कर लिया गया है और वो उस चीज़ में ना उनको वैल्यू मिलती है और ना ही वो उस चीज़ से बाहर निकल पा रही हैं. नेक्स्ट यहाँ पे ऑथर ने NSSO टाइम यूज सर्वे 2019 का जिक्र किया है. NSSO टाइम यूज सर्वे 2019, इसमें 4.5 लाख इंडियंस का सर्वे किया गया था जिसमें ये पाया गया था कि जो विमेन है वो नियरली 5 आवर्स डेली बिताती हैं अनपेड डोमेस्टिक वर्क में. डेली 5 आवर्स बिताती हैं, जबकि मेन जो है ऐसा नहीं है कि 0 है लेकिन उनका 98 मिनट्स केवल डेली जाता है इन द अनपेड डोमेस्टिक वर्क. फाइन. एंड 6% men are involved in cooking, whereas women का देख लें तो 75% women इस चीज़ में इन्वॉल्व है.
और एक तरीके से अनपेड वर्क है, लेकिन दिस इज़ व्हाट इनेबल्स मेन एंड प्रिविलेज वुमेन टू टेक अप प्रोडक्टिव पेड जॉब्स। और इसी वजह से यही एक रीज़न है कि हमारे यहाँ पे विमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में रेट जो है वो हमेशा कम रहता है, एंड इंडिया का जो है इट इज़ वन ऑफ द लोएस्ट। तो दीज आर द रीजंस। अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब ये डोमेस्टिक इसमें हाउस होल्ड में ज़्यादा होने के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, तो आपको यही सारी चीज़ें कोट करनी पड़ेंगी कि किस तरीके से ज़्यादा समय आप फैक्ट्स बताओगे, एनएसएसओ सर्वे का आप बताओगे, उसके बाद में आप बताओगे कि मेन प्रोडक्टिव काम कर सके, इस वजह से ये चीज़ मैटर करती है। और दूसरा, विमेन का भी अपना चॉइस ऑफ वर्क, वो भी ऐसा प्रोफेशन और वर्क ढूंढने की कोशिश करती हैं जिस तरीके से वो अपनी डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी बैलेंस कर पाए। और अगेन दिस इज़ अ रीज़न फॉर लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। और भले मतलब आप कह लो कि विमेन की एजुकेशन लो है, उनका सोशल स्टेटस लो है, बट ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम होने का एक रीज़न हमारा कल्चर भी है कि हमने विमेन की जो आइडेंटिटी है उसको इसी से हमने टाई अप कर दिया है, दैट उनकी आइडेंटिटी इज़ लिमिटेड टू द सुपरविजन ऑफ चिल्ड्रन एंड होम, एंड दिस नजेस देम आउट ऑफ द वर्क फोर्स। तो नो डाउट ये बात है कि हमारे कल्चर में ऑलरेडी इनग्रेव हो चुका है दैट मैरिज एंड होम आर सीन एज द राइटफुल कंटेक्स्ट फॉर विमेन्स लाइफ। यहाँ तक कि हम अब बड़े मतलब ऑर्गेनाइजेशंस और एजुकेटेड सोसाइटीज़ की भी बात देख ले तो उनका भी हम देखेंगे। यहाँ पे इन्होंने कोट किया है, फॉर एग्जाम्पल द इकोनॉमिस्ट स्वामीनाथन अय्यर। तो स्वामीनाथन अय्यर ने ये कहा है, ये इकोनॉमिस्ट हैं, उसके बावजूद अब आप इनकी बात सुनिए। इनका कहना है कि आप है ना एक काम करो, इनको वर्क फ्रॉम होम दे दो, विच कैन बी अ सोल्यूशन। वाई? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल कि उनको घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, और बाहर जो ये सब कहते हैं कि मोलेस्टेशन और बदनामी फेस करनी पड़ती है तो वो नहीं करनी पड़ेगी। और दूसरा, ये घर पे रह के आराम से ऑफिस एंड फैमिली कोर्स दोनों काम ये आसानी से कर सकती हैं। ठीक है, तो अब आप सोच सकते हो कि मतलब renowned economist is saying such a thing। और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने अभी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जब ये फार्म लॉज की बात वहाँ पे पहुँची थी, कोर्ट में पहुँची थी, तो उन्होंने कहा था दैट व्हाई आर विमेन सिटिंग ऑन प्रोटेस्ट, विमेन क्यों प्रोटेस्ट में बैठी हैं, रेदर दे शुड गिव अप दैट स्पेस, वो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट वगैरह छोड़ के उनको वापस अपने घर जाना चाहिए, एंड रेदर बार्गेनिंग फॉर देयर इकोनॉमिक राइट्स। तो ऑब्वियस ही बात है कि विमेन एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। काफ़ी ज़्यादा जो खासकर लैंडलेस लेबरर्स का वर्कफोर्स है 72% करीब वो विमेन का बना हुआ है। तो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग फॉर देयर इकोनॉमिक राइट्स इनको सजेस्ट किया गया भाई आप तो वापस घर जाओ। और यही मतलब ये जो एक इन्होंने इसमें ऑथर ने इसको डैडी कॉम्प्लेक्स कहा है, यानी आप जो पैट्रियार्की भी कह लो या क्या, यही सारे रीजंस है जिसकी वजह से यूपी और एमपी में भी अभी एंटी कन्वर्जन लॉ आया था, और उसमें भी बात ये की गई थी, उन्होंने रेस्क्यू करने की बात की थी कि मतलब कन्वर्जन ना हो और हम अपनी मतलब फीमेल्स को उसमें से रेस्क्यू करें। तो कुल मिला के इट वॉज एन अटैक ऑन द एक्सरसाइज ऑफ देयर ओन विल, उनका खुद का जो फ्रीडम है उसके ऊपर एक तरीके से अटैक था। फाइन। अब यहाँ पे इन्होंने एक और स्टडी की बात की जो कि इकोनॉमिस्ट अश्वनी देशपांडे ने की थी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के टाइम पे देखा गया था कि जो जेंडर गैप है डोमेस्टिक वर्क में वो थोड़ा सा श्रिंक किया था, लेकिन जैसे क्योंकि वही था कि उस टाइम पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम हो गई थी, लोग अभी घर पहुँच गए थे, कई लोगों की जॉब चली गई थी, लेकिन एज सून एज लॉकडाउन एंडेड और अगस्त में वापस से इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट हुई तो मेन रिटर्न टू एम्प्लॉयमेंट और फिर से जेंडर गैप डोमेस्टिक वर्क में बढ़ने लगा। अब ऑथर ने यहाँ पे इसी चीज़ को चैलेंज करते हुए क्वेश्चंस पूछे हैं कि आप कहते हो कि जो डोमेस्टिक वर्क होता है उसमें मतलब स्किल चाहिए होती है, क्रिएटिविटी और ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होता है, और बाकी फिजिकल लेबर की तरह इट रिस्टोर्स द रिदम ऑफ द बॉडी, यानी एक तरीके से आपको रिफ्रेशमेंट वगैरह देता है, और मतलब जो चीज़ दूसरे को भी प्लेजर दे आप वो चीज़ शेयर करते हो। तो ये केवल मतलब विमेन के लिए ही क्यों रिस्ट्रेंड है, एंड वाई डोंट मेन फील द नीड टू अक्वायर दिस लाइफ। और जो अब जैसे इन्होंने कमल हासन ने अभी अपने वोटर्स के लिए ये चीज़ प्रॉमिस करी थी तमिलनाडु में कि हाउस होल्ड के लिए सैलरी पे की जाएगी, तो क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा है कि क्या ये कोई तरीका है टू वैल्यू दिस वर्क, मतलब केवल अगर आप सैलरी दे देते हो। ओके
फिर ये बोल रहे हैं कि अब सैलरी में तो ये भी होता है कि वर्कर अपनी सैलरी के लिए हायर वेजेस के लिए बार्गेन करते हैं, तो क्या ये सारे नेगोशिएशंस मतलब होम में हो सकते हैं जब मेंस नीड्स एंड प्लेजर्स आर द सेंटर ऑफ द वर्क फ्लो? तो इस तरीके से विमेन का एक फेयर प्राइस कैसे डिटरमिन हो? तो ये सारे जो क्वेश्चंस है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और खासकर जब विमेन को वर्क फोर्स से अभी बाहर धकेल दिया गया है बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। तो अभी कई सारी जॉब लॉस हुए थे, करीब 51% फॉर मैन एंड 49% विमेन वेंट जॉबलेस। तो CMIE का एक डेटा आया है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी डेटा। ये सारे डेटा और फैक्ट्स जो आपको बता रहे हैं इनको आप नोट कीजिए। हो सकता है आपको सारी चीज़ें याद ना रहे, लेकिन इसमें से कुछ पोर्शन भी आपको कई बार याद रह जाता है, which hits you, which strikes you, और वो आपको हमेशा के लिए याद रहता है। तो कीप राइटिंग देम, ओके। तो इस डेटा के अनुसार ज़्यादातर मेन जो थे दे रिकवर्ड देयर जॉब्स बाय नवंबर 2020 while women didn't। सो ये जो एक हायरार्की है, दिस इज़ अ फॉल्स हायरार्की एंड नॉट जस्ट इन जेंडर, ये कास्ट प्रैक्टिसेस में भी देखी गई है। जो एसेंशियल वर्क है जो कि हमको सस्टेन करता है उसी को डीवैल्यू किया जाता है। तो इसमें फ़ायदा विमेन को कहाँ पे मिलता है? व्हेन दे आर कास्ट प्रिविलेज्ड, तो दे पास ऑन देयर वर्क टू द लोअर कास्ट एंड द इम्पावरेज। जो इम्पावरेज और लोअर कास्ट वाले हैं उनको लो वेजेस के लिए यही काम उनको पास ऑन कर दिया जाता है। तो वही बात है कि ऐसा कोई भी केयर वर्क इनफैक्ट जो सबसे ज़्यादा हमको सस्टेन करता है परफॉर्म्ड बाय विमेन, और खासकर लोअर कास्ट की ज़्यादा विमेन रहती हैं, उसको ऐसा डीवैल्यू किया ही जाता है। और ये पेंडेमिक में भी देखा, जहाँ पे आशा वर्कर्स के स्ट्रगल्स को भले आपने बहुत ज़्यादा, ये एक एडिटोरियल हमने बीच में डिस्कस भी किया था कि किस तरीके से उनको बहुत ज़्यादा ऑनर किया गया और कहा गया कि दे आर वॉलंटियरिंग, बट आपने उनको जो उनके वेजेस थे, जो राइट्स थे, उन्होंने उनको मतलब पेंडेमिक के बीच में 2 दिन की स्ट्राइक पे जाना पड़ा था, लेकिन उनको वो राइट्स और प्रॉपर वेजेस नहीं दिए गए हैं। तो वही बात है, ऐसे जो भी प्रोफेशंस रहते हैं जहाँ पे ज़्यादा विमेन रहती हैं, जैसे यहाँ तक कि टीचिंग भी हो गई, दे रिमेन लो पेइंग जॉब्स। I hope this editorial was clear to you. Next move on करते हैं to the explained section, the cost of guaranteed MSP। तो बेसिकली यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि फार्मर्स जो ये डिमांड कर रहे हैं कि उनको गारंटीड MSP दी जाए, जिसकी आज तक कोई लीगल बैकिंग भी नहीं रही है, तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे, और क्या ये किया जा सकता है या नहीं, और किस तरीके से किया जा सकता है। तो सबसे पहला सवाल इन्होंने पूछा है क्या इसको लीगली बाइंडिंग बनाया जा सकता है। तो इसके इन्होंने यहाँ पे 2 तरीके बताए हैं। एक तो ये इन्होंने बताया कि आप जो प्राइवेट बायर्स हैं आप उनको फोर्स करो कि आप MSP से कम, आप MSP के दामों पे लो, उससे कम में आप नहीं लोगे, और यही जो प्राइस रहेगा वो फ्लोर प्राइस रहेगा। मंडीज में भी अगर आपको बिड करना है तो ऑलरेडी ये चीज़ शुगर केन में हो चुकी है, जहाँ पे जो शुगर मिल्स हैं वो FRP, जो शुगर केन के लिए क्या चलता है याद रखना, FRP चलता है, ओके। तो 22 क्रॉप्स के लिए MSP रहता है और शुगर केन के लिए FRP यानी फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस दिया जाता है। और यहाँ तक कि यूपी और हरियाणा में इसके लिए तो हाई और ज़्यादा स्टेट एडवाइस प्राइस रखे गए हैं, और उसी पे शुगर मिल्स को परचेज करना पड़ता है। और यहाँ पे अगर बात MSP की हुई है तो एक फैक्ट आपको फिर से बता देते हैं कि MSP का जो रिकमेंडेशन दिया जाता है वो CSCP द्वारा दिया जाता है, और इसको अप्रूव कौन करता है? CCEA करता है। आप इसके फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये फैक्ट आपको कई बार सर भी बता चुके हैं, तो इट वुड बी अ रिविजन फॉर यू। प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट आर दीज 2 ऑर्गेनाइजेशन, CSCP एंड CCEA। तो लेकिन ये जो है ये किसी और क्रॉप के लिए अभी तक कंपल्शन नहीं है कि आपको MSP के रेट पे ही देना हो। अब दूसरा रूट इन्होंने बताया है वो है कि गवर्नमेंट जो है वो खुद खरीद ले, पूरा क्रॉप जो है वो MSP के रेट पे खरीद ले। तो यहाँ पे इन्होंने पूरे कैलकुलेशन करके बताया है कि अगर आप सारे वैल्यू अगर देखा जाए कि कितना कितने एरिया में कितना कितना ग्रो किया जाता है, तो करीब 10 लाख करोड़ का अमाउंट आएगा, तो उतना पूरा गवर्नमेंट पे करे। और MSP के यहाँ पे इन्होंने सारे क्रॉप्स भी बताए हैं, आप यहाँ पे लिस्ट एक बार देख सकते हो। और अभी वो 23 कमोडिटीज़ पे एप्लीकेबल है, जिसमें से 7 सीरियल्स हैं, 5 पल्सेस हैं, 7 ऑयल सीड्स हैं और 4 कमर्शियल क्रॉप्स हैं। यू कैन गो थ्रू देम, ओके। तो
यहाँ पे ऑथर का कहना है कि वो अमाउंट तो 10.78 लाख करोड़ का आएगा करीब, तो और पूरा इसमें से मार्केट नहीं किया जाएगा, क्योंकि फार्मर इसमें से काफ़ी ज़्यादा जो रहता है वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी रखता है, अगले साल के सीड्स के लिए भी रखता है, और साथ में जो अपने एनिमल्स यूज़ करता है उसके उनके फीड के लिए भी रखता है। फाइन, तो उसके ये सब काट के अगर देखा जाए तो 8 लाख करोड़ का अमाउंट आएगा, जो कि एमएसपी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन रहेगी उस क्रॉप की जिसको मार्केट किया जाएगा, दैट इज द अमाउंट विच फार्मर्स वुड एक्चुअली सेल, द मार्केटेबल सरप्लस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब ऑथर ने पूछा है कि क्या गवर्नमेंट को ये पूरा अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा ये इंश्योर करने के लिए फार्मर्स को एमएसपी मिले। तो उन्होंने बोला पहले तो आप शुगर केन को बिल्कुल हटा दो, क्योंकि शुगर केन के लिए तो ऑलरेडी प्राइवेट ही पूरा पे कर रहे हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि आप ऑलरेडी कई सारे तो क्रॉप्स प्रोक्योर कर भी रहे हो, जैसे पेडी हो गया, मतलब राइस हो गया, वीट हो गया, और उसके अलावा कॉटन और ऑयल सीड्स पल्सेस हो गए, ये भी प्रोक्योर कर ही रहे हो, यानी 2.7 लाख करोड़ का ऑलरेडी कर रहे हो। तीसरा, इन्होंने कहा कि कोई गवर्नमेंट एजेंसी को एक मतलब दाना कोई लेने की ज़रूरत नहीं है अन्न का, या जो भी क्रॉप है उसका एवरी सिंगल ग्रेन बाय करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में एक चीज़ देखी गई है कि अगर कोई भी क्रॉप आया है, कोई भी ऐसा प्रोड्यूस है, अगर उसका 1/3 या 1/4 भी अगर प्रोक्योर कर लेते हैं तो अपने आप उस चीज़ के प्राइसेस लिफ्ट हो जाते हैं, और यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल ऐसा कॉटन का दिया है। फाइन, तो मतलब ये बता रहे हैं कि कैसे इनके एक्सपेंसेस घटते जा रहे हैं। अब चौथी चीज़ इन्होंने कही है कि ऐसा भी नहीं है कि जितना भी आप क्रॉप बाय करोगे गवर्नमेंट, वो आप अपने पास ही रखोगे, आप उसको सेल भी करोगे, और आप एनएफएसए के अंडर जो है उसको कई बार उसमें सब्सिडाइज रेट्स में भी उसको सेल करते हो, जिसकी वजह से कई सारे लॉसेस होते हैं। बट कुल मिला के इसका कहना है कि अगर सारी चीज़ों को हम जोड़ लें और पूरा प्रोक्योर करने से लेके और एमएसपी उनको गारंटी करने तक, तो जो भी पूरा इनके ऊपर बर्डन आएगा गवर्नमेंट के ऊपर, वो एडिशनल 1 to 1.5 लाख करोड़ का ही आएगा हर साल। 1.5 लाख करोड़ आपको एडिशनल हर साल पे करना पड़ेगा। तो अब ऑथर कह रहे हैं अब ये ज़्यादा तो नहीं है ना। अब ऑथर का कहना ये है कि प्राइवेट को देने से बेहतर तो यही है कि गवर्नमेंट ले, क्योंकि शुगर मिल्स के केस में हम देख चुके हैं कि वो टाइम पे पेमेंट नहीं दे पाते हैं, और उसके बाद में ज़्यादातर जो प्राइवेट ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट का जो सप्लाई डिमांड डायनामिक्स होता है उसी के अनुसार पेमेंट करते हैं, कोई भी उससे ज़्यादा मार्केट प्राइस से ज़्यादा नहीं देना चाहता है। लेकिन बात ये भी है कि गवर्नमेंट को भी इसमें कई सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो एमएसपी है doesn't cover the fruits, vegetables and livestock, और ये देखा गया है कि ये these things contribute 45% to the gross value of output of India's agriculture। फाइन, और इसमें आप मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को भी नहीं जोड़ रहे हो, और उसकी वैल्यू तो देखा जाए तो सीरियल्स और पल्सेस से सबको मिला के उससे ज़्यादा जाती है। एंड अगर आप एमएसपी सबको अगर गारंटी कर देते हो तो वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, फिजिकली पॉसिबल नहीं है। और यही वजह है कि इकोनॉमिस्ट ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि आप प्राइसेस देने की जगह गारंटी मिनिमम इनकम्स, आप इनकम देने की गारंटी उनको दो। फाइन, तो इसका एक तरीका है कि आप डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र कर सकते हो, जैसे कि मतलब पर एकड़ बेसिस पे तेलंगाना गवर्नमेंट ने किया था रायतू बंधु स्कीम में, या फिर पर फार्म हाउस होल्ड के बेसिस पे जो सेंटर ने किया था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंडर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एडिटोरियल। लास्ट जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं वो है रिकॉलिंग एन आसाम आइकन। तो यहाँ पे जेरेंगा पोथार एक जगह है, वहाँ की बात की गई है। अभी एक्चुअली क्या हो रहा है कि पीएम बिफोर द असेंबली इलेक्शंस वहाँ पे वो असम जा रहे हैं टू लॉन्च द गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ओवर 1 लाख लैंड पट्टाज, यानी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो
डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जा रहे हैं टू इंडिजिनस कम्युनिटीज़। अब इलेक्शन है तो इसलिए इन्होंने एक हिस्टोरिकल वही चीज़ उठाई है। इसके दो सिग्निफिकेंस है इस जगह पे जाने के, वो हम देखेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस है। जेरेंगा पोथार जो कि अपर आसाम के शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में आता है। शिवसागर जो डिस्ट्रिक्ट है इसका पहले नाम रंगपुर था और जो असम की बहुत पावरफुल डायनेस्टी अहोम डायनेस्टी थी वो यहाँ पे 6 सेंचुरीज के लिए रूल कर चुकी है। अब इसका दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है कि ये वही जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अपोजिशन लास्ट ईयर देखने को मिला था, अपोजिशन टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसलिए पीएम ने इस वेन्यू को चूज किया है। तो हिस्टोरिकल फैक्ट भी है और पॉलिटिकल फैक्ट भी है। तो अब हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है बेसिकली हम वो देखेंगे जेरेंगा पोथार का। तो ये एक्चुअली में रिलेटेड है टू द 17th सेंचुरी अहोम प्रिंसेस जॉयमती। तो अब 17th सेंचुरी में क्या था कि जो अहोम किंगडम था दैट वाज अंडरगोइंग अंडर मिनिस्टीरियल सुपीरियरिटी। इसका मतलब क्या है कि उस टाइम पे जो नोबल्स और पीएम्स थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे एज कंपेयर टू द किंग जो कि पपेट हो गए थे। अब उस टाइम पे एक सुलिकपा थे जिसको लोरा राजा या फिर बॉय प्रिंस थे वो, और उनके प्राइम मिनिस्टर थे ललुकसारा बोरफुकान। ओके, ये आप नाम यहाँ से अच्छे से रीड करके अपने पास में चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे थे, ये मतलब नेक्स्ट होने वाले किंग होते कायदे से, तो जो भी पॉसिबल एयर होता उस थ्रोन का यानी नेक्स्ट राजा हो सकता था उसको ढूंढ ढूंढ के इन लोग मार रहे थे। उन्हीं में से नेक्स्ट जो एक्चुअली में एलिजिबल था वो था प्रिंस गोदापनी और वो थे जॉयमती के हस्बैंड थे। तो ही एस्केप टू नागा हिल्स। तो अब लोरा राजा ने और उसके मैन ने क्या किया दैट दे कैप्चर्ड हिज वाइफ जॉयमती। तो उनको लगा कि इनको मतलब टॉर्चर करके और इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, तो उन्होंने उनको एक थॉर्नी प्लांट पे एकदम बांध के रखा एक ओपन फील्ड में। सो हुआ क्या, मेनली इनकी ब्रेवरी की बात की जाती है दैट शी डाइड देयर एंड सेक्रीफाइस्ड हर लाइफ फॉर हर हस्बैंड। और वो फाइनली मतलब एक मतलब उसके बाद ही एक एरा बना ऑफ स्टेबिलिटी एंड पीस इन आसाम, और उसके बाद में उनके हस्बैंड जो है उन्होंने फिर रूल किया था। तो ये एक नेशनलिस्ट आइकन कैसे बनी, तो एक्चुअली में क्या था, जो अहोम एरा के क्रॉनिकल हैं जिसको बुरंजी कहा जाता है, अगेन इम्पॉर्टेंट टर्म फॉर यू बुरंजी, अहोम एरा के क्रॉनिकल्स को कहा जाता है। इसमें कहीं पे भी ऑफिशियली रिकॉर्डेड नहीं है ये एपिसोड, क्योंकि ये ज़्यादातर वहाँ के मैन ने लिखी है ये पूरी क्रॉनिकल या हिस्ट्री। ओके, ये तो मतलब 20th सेंचुरी में जाके ऐसा हुआ कि कई सारे पब्लिकेशंस आए और पहली जो आसामीज फीचर फिल्म बनी थी जॉयमती के नाम से ही बनी थी और वो बेस्ड थी जॉयमती कुंवारी पे। और उस टाइम से फिर इस पीरियड के बारे में, इस एपिसोड के बारे में हमको पता चला है। सो दिस स्टोरी सिग्निफाइज नॉट जस्ट द स्ट्रेंथ एंड लॉयल्टी ऑफ द आसामीज विमेन। अब देखो ये किस तरीके से वहाँ पे टारगेट करेंगे, ये आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब भी पीएम अभी हमने देखा भी स्पीचेस इस तरीके की देते हैं तो वो हिस्ट्री और वहाँ के रेलेवेंस, उस जगह के रेलेवेंस की ज़रूर बात करते हैं। तो ये जो है जगह इट सिग्निफाइज द स्ट्रेंथ एंड लॉयल्टी ऑफ द असमीज विमेन, और जो उसका उस टाइम पे रेजिस्टेंस और करेज था वो रिलेशनशिप भी बताता है कि हम अपनी डोमेस्टिक लाइफ और नेशनल लाइफ को किस तरीके से जोड़ के रखते हैं, एंड स्पेशली दी रिप्रेजेंटिंग दी असमीज विमेन। अब जेरेंगा पोथार का आज क्या सिग्निफिकेंस है, तो आज तो देखो ऐसा कोई प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट नहीं है, लेकिन उसकी विसिनिटी में कई सारी प्रोटेक्टेड साइट्स भी हैं, जैसे नापुखुरी टैंक है, पोहूगढ़ है, तो मतलब जो एक नेचुरल जू वहाँ पे ये बना हुआ है अहोम एरा का। और 1707 में ही था कि अहोम किंगडम ने इसको अपना किंगडम बनाया था। और याद रखना ये शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में आता है और इसका पहले नाम क्या था, रंगपुर था। तो इसको अहोम किंगडम ने कब बनाया था अपना कैपिटल, 1707 में। ओके, और जेरेंगा पोथार बेसिकली जो है वो एक ओपन फील्ड है और इसके चारों तरफ से खूब सारे गाँव बने हैं। इट इज़ एन ओपन फील्ड। तो आई होप आपको इसमें इस साइट के बारे में पता चल गया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम द एडिटोरियल एंड एक्सप्लेन सेक्शन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस